अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी। पई दन विदेश चली जात यह अति खबारी। भारत दुर्दशा से। अंधा धुंध मचियऊ सब देसा, मानहु राजा रहत विदेसा। अंधेर नगरी। भारतेंदु हरीशचंद्र जी का नाम जैसे ही हम लेते हैं हमें एक खुशी, एक गर्व महसूस होता है, ख़ास तौर पे उनको जो हिंदी को बहुत दिल से पढ़ते हैं और हिंदी को अपनी मातृभाषा हृदय से मानते हैं। ये आप जो वीडियो में देख रहे हैं ये हमने पिछले वीडियो में किया था। पिछले क्लास में हमने इसी को पढ़ा था जिसमें हमने भारतेंदु जी के मौलिक नाटकों को पढ़ा था। आज हमने भारतेंदु जी के अनुदित नाटकों को पढ़ना है जो कि गिनती में 9 है। तो शुरू करते हैं। पहला नाटक है रत्नावली। ये एक नाटिका है, 1868 में इसका प्रकाशन हुआ। मूल नाटक ये रत्नावली है, जो अनुदित करके भी रत्नावली ही नाम रखा गया। और ये मूल जो नाटक है वो संस्कृत भाषा में था और इसके रचनाकार थे हर्ष जी, श्री हर्ष, जिनका हम संस्कृत में ग्रंथ में पढ़ते हैं नाम। और ये भारतेंदु जी का अपूर्ण नाटक था। पिछले वीडियो में भी हमने भारतेंदु जी के एक अपूर्ण नाटक की बात की थी, वो कौन सा था प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगला है विद्या सुंदर। ये एक अच्छा, बहुत सुंदर नाटक है। 1868 में लिखा हुआ। चौर पंचाशिका से इसका अनुवाद हुआ विद्यासागर। चौर पंचाशिका संस्कृत में था जिसके रचनाकार चौर कवि थे, और विद्यासागर बंगला में जिसके रचनाकार यतीन्द्र मोहन ठाकुर। और विद्यासागर से अनुदित होकर हो गया ये विद्या सुंदर, जो हिंदी में 1868 में प्रकाशित हुआ भारतेंदु जी द्वारा। ठीक है, बंगला में यतीन्द्र मोहन ठाकुर, याद रह जाएगा। इसमें प्रेम विवाह को श्रेयस्कर बताया गया है। प्रेम विवाह को श्रेयस्कर बताया गया है। वर्धमान नगर की राजकुमारी विद्या और कांचीपुर के राजकुमार गण सिंधु के मिलन, प्रेम, व्याघात और विवाह का इसमें वर्णन है। क्लियर हो गया? आशा करती हूँ आपको समझ आ रहा है। नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और ये सब पूरी तरह से फ्री होता है, आपका कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना। तो प्लीज़ किसी भी व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप में इसे शेयर भी ज़रूर कर देना। आपके शेयर का मैसेज से बहुत बहुत खुशी होती है। अगर आपको पसंद ना आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। चलिए अब तीसरा करते हैं इसी क्रम में, वो है पाखंड विडंबन। ये एक रूपक, इसका प्रकार है रूपक, और 1872 में ये प्रकाशित हुआ। और प्रबोध चंद्रोदय, जिसके 3 अंक, ये संस्कृत में था प्रबोध चंद्रोदय, उसको भारतेंदु जी ने अनुदित करके पाखंड विडंबन नाम दिया। और प्रबोध चंद्रोदय कृष्ण कवि, श्री कृष्ण मिश्र भी आ जाता है कई जगह, कृष्ण मित्र भी आता है, वैसे कृष्ण मिश्र है जहाँ तक मैंने पढ़ा है। वैष्णव मत की विशिष्टता एवं पाखंड मुक्त हरि भक्ति करने का उपदेश दिया है इसमें। वैष्णव मत की विशिष्टता और पाखंड मुक्त हरि भक्ति करें, ऐसा उपदेश दिया गया है। पाखंड विडंबन, पाखंड की विडंबना दिखाई गई है। अगला है धनंजय विजय। धनंजय अर्जुन जी का नाम है। ये एक व्यायोग है, नाटकों के प्रकार के आधार पर इसे व्यायोग कहा गया है। 1873 में इसका प्रकाशन। धनंजय विजय ही संस्कृत में था और कांचन कवि का लिखा हुआ। संस्कृत के धनंजय विजय, जो कि कांचन कवि ने लिखा, उससे अनुदित होकर धनंजय विजय व्यायोग लिखा भारतेंदु जी ने। इसमें विराट की सभा में जब पांडवों को अज्ञातवास हो जाता है, आपको ध्यान होगा, तो कौरवों को अंतिम दिन पता चलता है, तो वो अर्जुन का सभी पांडवों का पता लगाने के लिए विराट के गोधन का हरण कर लेते हैं। तब धनंजय यानी कि अर्जुन अकेले ही कौरवों पर, संपूर्ण कौरवों पर विजय प्राप्त करते हैं। बहुत ही मनोरंजक और बहुत अच्छा प्रसंग है। इसमें अर्जुन के दिव्य अस्त्रों के बारे में भी बताया गया है। बहुत बहुत अच्छा है ये। चलिए, आपको यहाँ तक शायद समझ आ गया होगा और याद भी आ गया होगा। महाभारत तो अब रिसेंट सभी ने देखी होगी। नेक्स्ट है कर्पूर मंजरी, जिसे नाटक के प्रकार में सट्टक कहा गया। देखिए, व्यायोग, रूपक, सट्टक, नाटिका, ये सब के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आपको इनके बारे में पूरी जानकारी दूंगी। 1875 में प्रकाशित कर्पूर मंजरी। उसके बाद ये प्राकृत भाषा में लिखा गया राजशेखर जी द्वारा। इसमें राजकुमार चंद्रपाल और कुंतल देश के विदर्भ नगर के वल्लभ राजा की कन्या के विचित्र विवाह का वर्णन है।
चंद्रपाल और कुंतल विदर्भ वल्लभ राजा की कन्या के विचित्र विवाह का। सत्य हरिश्चंद्र बहुत प्रसिद्ध, बहुत प्रिय, बहुत अच्छा नाटक, 1875 में प्रकाशित। बांग्ला से ये अनुदित हुआ है। बांग्ला में इसका नाम चंड कौशिक, और चंड कौशिक लिखा था क्षेमेश्वर जी ने। क्षेमेश्वर जी ने चंड कौशिक लिखा, जिसका अनुवाद किया सत्य हरिश्चंद्र नाम से भारतेंदु जी ने। सत्य हरिश्चंद्र की मौलिकता के विषय में विवाद है। ये प्रश्न कई बार आ जाता है। इसे अधिकतर विद्वान क्षेमेश्वर रचित चंड कौशिक की छाया मानते हैं। कौन सी रचना है क्षेमेश्वर रचित चंड कौशिक की छाया? सत्य हरिश्चंद्र। और कुछ विद्वान इसके अधिकांश भाग को पूरी तरह से मौलिक मानते हैं। इस कारण इसे अर्धमौलिक कहा जा सकता है, और इसमें सत्य के आदर्श को दिखाया गया। बाकी सत्य हरिश्चंद्र जी की कथा के बारे में तो आपको जानकारी है ही। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं भारत जननी। पिछले में हमने जो इनके मौलिक थे उसमें भारत दुर्दशा किया था, है ना। अच्छा, ये एक ओपेरा है, या कह सकते हैं लघु नाट्य गीति है, या लघु गीति नाट्य है। 1877 भारत माता, जो मूल बंगला का नाटक है। इसके रचनाकार मुझे नहीं मिले, मैं माफ़ी चाहती हूँ। अगर आपको पता चलता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कर देना, क्योंकि अधूरी जानकारी अगर बच्चों को देती हूँ तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता, और आपके पेपर में भी थोड़ा दिक्कत आ सकती है। प्लीज़ किसी को इसके रचनाकार पता चले तो मुझे ज़रूर बताना। इसमें भारतीयों के आपसी कलह, ईर्ष्या, द्वेष आदि के कारण उनकी जो दुर्दशा हुई उस पर दुख व्यक्त किया गया है। अप्रत्यक्ष रूप से भी इसमें काफ़ी व्यंग्य किए गए हैं। अगला है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस नाटक है 1878। देखिए, अनुदित पहला इनका 1868 में, और मुद्रा राक्षस 1878। संस्कृत में भी इसका नाम मुद्रा राक्षस ही है। विशाख दत्त जी ने लिखा है। शायद आपने इसके बारे में अच्छे से थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा। चाणक्य और राक्षस के राजनीतिक दांवपेच, नंद का नाश और चंद्रगुप्त का सम्राट होना, और राक्षस द्वारा चंद्रगुप्त का मंत्रित्व स्वीकार किया जाना भी इसमें वर्णित है। बाकी चंद्रगुप्त की स्टोरी आपको पता ही है। चाणक्य उसके गुरु थे, और चाणक्य जी को कौन नहीं जानता। अगर आप भारतीय हैं तो चाणक्य को तो हम जानते ही हैं। उनकी कूटनीति, उनके दांवपेच, उनकी सोच आज भी पढ़ी और सुनी जाती है। टीवी में तो बहुत बार इसके ऊपर अनेक नाटक बन चुके हैं। दुर्लभ बंधु, इसका दूसरा नाम वंशपुर का महाजन भी है। ये एक नाटक है 1880 में प्रकाशित। इंग्लिश के मर्चेंट ऑफ वेनिस, या आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा, विलियम शेक्सपियर का लिखा हुआ, और इसका अन्य नाम वंशपुर का महाजन मैं आपको बता ही चुकी हूँ। तो ये थे आज के अनुदित भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाटक। आगे हम एक पेपर को करेंगे जिसमें करीब 120 प्रश्न हैं। अति 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 महत्वपूर्ण है, तो साथ बने रहिए। साथ साथ में, जैसे कि आपने रिक्वेस्ट की है 9वीं 10वीं का सिलेबस करवाने की, 9वीं 10वीं का सिलेबस होने के बाद हम 11वीं और 12वीं को भी लेंगे। और जो कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी करें, मैं उनको पहले से ही ये क्लियर कर चुकी हूँ कि 12वीं तक का हिंदी साहित्य, जो भी अध्याय दिए गए हैं, जो भी कविताएं और रचनाकार और उनकी गद्य पद्य की रचनाएं दी गई हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। उनको 11वीं 12वीं के सदस्य बहुत कम पढ़ते हैं, सिर्फ पेपर के हिसाब से पढ़ते हैं। उन्हें जो विद्यार्थी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और ज़्यादा विस्तृत रूप से पढ़ें, वो रचनाकार अति महत्वपूर्ण हैं। उनकी वो रचनाएं भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, और नेट के सिलेबस में तो हैं ही, आपको पता ही है। यूपीएससी के सिलेबस में भी हैं वो सभी। उनमें से भी बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं। पिछली बार हरियाणा का जो हुआ था उसमें से प्रश्न आए थे। और बेसिक अलंकार हैं, उन्हें भी अच्छे से कर लीजिए। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मैं आपको और डिटेल में बताऊँगी। और प्लीज़ 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 लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ये फ्री भी है।